क्लास 10th में हम लोग साइंस सब्जेक्ट में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। अब तक विद्युत धारा में 3 वीडियो जा चुकी है, सॉरी ये तीसरी वीडियो है। ये वीडियो 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा और विभवांतर। वीडियो फर्स्ट में हम लोगों ने 4 डिफिनीशन पढ़ी है। वीडियो फर्स्ट में ये हम लोगों ने कितनी डिफिनीशन पढ़ी, 6 डिफिनीशन। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो सेकंड वीडियो गई उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओम का नियम, प्रतिरोध, ओम के नियम की निर्भरता और उस पर थोड़े से न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न। आज जो वीडियो 3 जा रही है भैया, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों होता है, लेकिन हम लोग किस में करेंगे, श्रेणी क्रम में। पहले हम लोग श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करके उस पर थोड़े से ना बोर्ड के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, गिन के 5 मिनट आपका लेंगे। 5 मिनट के अंदर वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड के जितनी भी डिफिनीशंस है उनको हम क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड नहीं देखी है तो आप वीडियो फर्स्ट और सेकंड नहीं देखिए तो थर्ड देखने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड देखिए और रफ ऑफ लेकर के आप बैठा करिए, ठीक ना, रफ लेकर बैठा करिए। देखिए डिफिनीशन हम बोलेंगे, आप अपना आराम से लिख लिया करिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बताई बाबू वैद्युत आवेश की। सबसे पहली जो आप डिफिनीशन गई वो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश होता क्या चीज है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उस वस्तु के अंदर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश के बाद आवेश का प्रकार आया। वीडियो फर्स्ट में आप जाएंगे पूरा डिटेल में बताया गया, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बताएंगे। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और इसके खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के क्या गुण होते हैं बाबू, समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक चुम्बक होता है, चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है, चुम्बक क्षेत्र कहलाता है, चुम्बक क्षेत्र कहलाता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। वैसे ही किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद में मैंने बताया कि विद्युत धारा की डिफिनेशन की आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर कौन सी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बताई वो विभवांतर की, कि विभवांतर क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को आई वीडियो नंबर 2 पे, सेकंड वीडियो आपकी आई। वीडियो नंबर 2 में आप लोगों को बताया गया बाबू ओम का नियम, कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के में बहने वाली जो धारा होती है आई, वो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बी के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी बी बराबर क्या हो गया बाबू, आई आर होता है। बी बराबर क्या होता है, आई आर। फिर उसके बाद अगली जो डिफिनीशन आप लोगों को बताया वो बताया था मैंने प्रतिरोध का। तो किसी चालक का वह गुण जो अपने भीतर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। चांदी में सबसे प्रतिरोध उत्पन्न करने का गुण सबसे कम चांदी में होता है। सबसे अच्छा चालक इसीलिए चांदी को माना जाता है। उसके बाद आता है प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। मैंने बताया होगा वीडियो सेकंड में देखना कि जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है लंबाई पर, यानी अगर लंबाई ज्यादा है तार की तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और ये जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और इस पर थोड़े से न्यूमेरिकल मैंने बताया, जाके देख लीजिएगा, वीडियो सेकंड वीडियो फर्स्ट। इतना आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज की जो टॉपिक है, आज हम लोग केवल 2 टॉपिक पे बात करेंगे और इसी पे हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल। तो आप सबसे पहले अगर सेकंड और थर्ड आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के सबसे पहले क्या लिख लीजिए, वीडियो फर्स्ट और सेकंड देखिए, उसके बाद थर्ड आके देखिए, ठीक ना। तो आज हम लोग किस पे बात करते हैं, वीडियो नंबर 3 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। आज की जो सबसे पहली हेडिंग है बाबू वो है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोध का संयोजन।
प्रतिरोध का संयोजन। हाई जो बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन चाहे श्रेणी क्रम में चाहे समांतर क्रम में आप लोगों से पूछा जाएगा, और श्रेणी और समांतर क्रम पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है बाबू वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है श्रेणी क्रम में, और नंबर दो होता है कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले, एक मिश्रित क्रम भी होता है, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। लेकिन क्या हो जाता है, मिश्रित वगैरह 12th क्लास का टॉपिक है, यहाँ पे परेशान आप लोग ना रहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रतिरोध जो होता है उसका संयोजन, संयोजन मतलब जोड़, जोड़ जो होता है दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है बाबू श्रेणी क्रम में, और दूसरा किसमें? समांतर क्रम में। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में। सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी कि हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे बाबू सीरीज में। किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं हम लोग, देखो प्रूफ एक लाइन से भी कम, मतलब 2-3 लाइन का प्रूफ है बस केवल। हमने कहा हमने माना कि 3 रेजिस्टेंस है बाबू, माना 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है बाबू R1, एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3। और ये क्या है? एक V वोल्ट की बैटरी से प्लस माइनस एक बैटरी से क्या किया गया है बाबू? जोड़ा गया है। ये आपको पता होना चाहिए, बैटरी का जो प्लस पोल होता है उसके अंदर से करंट निकलता है, और माइनस पोल से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है। बैटरी जो होती है, देखो बैटरी का जो प्लस होता है, प्लस पोल होता है, उससे क्या निकलता है? करंट निकलता है, और माइनस पोल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ से I करंट निकला, इसके अंदर भी गया I करंट, इसके अंदर भी गया I करंट, इसके अंदर भी गया I करंट। तो हमने क्या, और क्या बोलेंगे हम लोग, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, इनको हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब कहोगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे से, और दूसरे का सिरा तीसरे से, तीसरे का सिरा चौथे से, एक क्रम में ऐसे, मतलब एक का सिरा दूसरे से, दूसरे का सिरा तीसरे से, तीसरे का सिरा चौथे से, चौथे का सिरा, ऐसे क्रमों में लगातार ऐसे क्रम में जुड़ता हुआ चला जाए। जैसे हम किसी का एक हाथ पकड़े तो हमारा एक हाथ हम पकड़े तो उस बच्चे का जो दूसरा हाथ है कोई दूसरा हाथ पकड़े उसका, और उस बच्चे का जो दूसरा हाथ है वो कोई तीसरा पकड़े, और तीसरे बच्चे का जो दूसरा हाथ है वो कोई चौथा पकड़े। ऐसे क्या हम जो, जैसे हम लोग प्रेयर करने के लिए लाइन लगाते हैं ना, बस क्या करें, हम दूसरे का हाथ पकड़े, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवे का, ऐसे क्या बन जाएगा? एक सीरीज बन जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को हम एक क्रम में जोड़ते हैं, डिफिनीशन सुन लो कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को हम एक क्रम में जोड़ते हैं तो इस क्रम को हम कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है पता है? धारा का मान क्या होता है? समान होता है। आप लोगों ने गया वहां पे देखा होगा, शादी वादी में झालर लगी होती है ना, जो झालर लगी होती है बाबू वो श्रेणी क्रम पे लगी होती है। किस पे लगी होती है? श्रेणी क्रम पे लगी होती है। तो देखो, तो यहां पर लेकिन जो विभवांतर होता है बाबू, विभवांतर का मान होता है अलग अलग होता है। तो ये R1 प्रतिरोध पे V1 विभवांतर, R2 प्रतिरोध पे V2 विभवांतर, और R3 प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा? V2 विभवांतर, R2 पे V3 विभवांतर, किस पे? R3 पे। फिर से बोल दे रहा हूं कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? समान, लेकिन प्रत्येक सिरों पर जो विभवांतर होगा V1, V2 और V3 होगा। तो हम लोग देखो ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम, ओम का नियम कहता है B बराबर IR। बाबू यही तो कहता है ओम का नियम। तो देखो एक लाइन का प्रूफ है। R1 प्रतिरोध के लिए पहला जो हम लोग काम करने चल रहे हैं, R1 प्रतिरोध के लिए करने चल रहे हैं। तो R1 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? इसी के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ विभवांतर कितना है? B1, B बराबर IR के फॉर्म में बनाना है। धारा कितनी है? I। रेजिस्टेंस कितना है? R1। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो R2 प्रतिरोध के लिए, ये जो ओम का नियम है हम R2 प्रतिरोध पे अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। R2 प्रतिरोध के लिए इस पे क्या हो जाएगा? इसी B बराबर IR के फॉर्म में बनाओ। तो विभवांतर यहाँ कितना है? B2। धारा कितनी है? I। और R होगा तो यहाँ प्रतिरोध कितना है? R2। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब देखो R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए B बराबर IR के फॉर्म में बनाओ। तो V3 बराबर I गुणे R के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ R3। इक्वेशन
थर्ड। अब क्या हो जाएगा, परिणामी विभवांतर B बराबर क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। परिणामी विभवांतर टोटल कितना विभवांतर होगा B, तो B किसके B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर होगा। तो B बराबर B1 की वैल्यू कितनी है IR1, अच्छा B2 की वैल्यू कितनी है IR2, B3 की वैल्यू कितनी है, पहले देख ले भाई इस जगह पे B बराबर B1 प्लस B2 यानी प्रत्येक सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा टोटल ना B के बराबर होगा। परिणामी विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B बराबर B1 की वैल्यू कितनी है IR1, B2 की वैल्यू कितनी है IR2, B3 की वैल्यू कितनी है IR3। अब I क्या ले लो आप, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, तो I क्या ले लो कॉमन, यहाँ हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो जाएगा कि B I अपान में करो तो B अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप हमको एक बात बताइए, हम जानते हैं यानी कि वी नो दैट कि V इक्वल टू क्या होता है बाबू IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो B अपान I इक्वल टू क्या हो जाएगा R। इसका मैं क्या मतलब है, जहां लिखा है V अपान I, यहाँ पे देखो आप, जहां लिखा है B अपान I वहां क्या लिख सकते हैं R। तो B अपान I की जगह लिख दिए R। तो R बराबर कितना हो गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूव दैट B बराबर B1 प्लस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, है ना भी, ऐसे आपका जितना भी होगा प्रतिरोध लगातार जुड़ता हुआ चला जाएगा, जो R3 प्लस R4 जितना भी होगा। तो आई होप बात को समझोगे, लेकिन एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेने का मन है दोबारा ही प्रूफ समझा देते हैं, फिर इसी पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल समझाते हैं, ठीक ना। तो एक बार हम इस प्रूफ को दोबारा बताते हैं, ध्यान से समझ बाबू, फिर से समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आप लोगों ने। हमने कहा प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी और एक समांतर। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केवल श्रेणी क्रम पढ़ेंगे और श्रेणी क्रम में ही क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो हमने कहा कि माना तीन प्रतिरोध, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ा जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। इसी संयोजन को क्या कहते हैं बाबू, श्रेणी क्रम कहते हैं। अब श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, माना दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का मान है R1 और एक प्रतिरोध का मान कितना है बाबू R2 और एक प्रतिरोध का क्या मान है बाबू R3। माना तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में होने की वजह से प्लस और माइनस है, तो श्रेणी क्रम में धारा सेम बहती है, धारा समान बहेगी, सबके अंदर धारा क्या बहेगी, समान। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग उत्पन्न होगा। क्या होगा बाबू, अलग अलग उत्पन्न होगा। बात इतनी समझ में आई। तो अब देखो आप, अगर हम देखें R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, तो हम जानते हैं B बराबर IR से हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम से करेंगे। तो पहला प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए B बराबर IR के फॉर्म में करना है, तो B1 बराबर I की तो वैल्यू I ही रहेगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1, B बराबर IR के फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 R1, ठीक। और ऐसे ही क्या हो जाएगा बाबू R2 प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, R2 प्रतिरोध के लिए। तो R2 प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा I गुणे R2। ऐसे यहाँ पे हो गया B बराबर IR के फॉर्म में बदले, विभवांतर कितना B2, धारा तो I ही है, प्रतिरोध कितना R2। अगला देखते हैं नेक्स्ट R3 प्रतिरोध के लिए, क्या हो जाएगा बाबू R3 प्रतिरोध के लिए, इसमें कितना हो जाएगा विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा I और गुणे R2 का मान कितना, यहाँ पर कितना है R का मान B3 पे R3 कर दिए। अब हम क्या करते हैं वो परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर टोटल जो विभवांतर 20 वोल्ट की बैटरी लेगी, टोटल विभवांतर किसके बराबर होगा, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 के। तो B बराबर B1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बाबू, यहाँ देखो B1 बराबर कितना है IR1, B2 बराबर कितनी है IR2, B2 बराबर कितने IR2, B3 बराबर कितना है IR3। अब आप अगर ध्यान से देखो तो I कॉमन है, तो B बराबर, तो B अपान क्या हो जाएगा I, B अपान कितना हो जाएगा I बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा R1 R2 R3 और B अपान I, ओम का नियम से B बराबर क्या होता है IR, तो B अपान I बराबर क्या होता है R, है ना बाबू। तो जहाँ B अपान I लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं R, तो B अपान I की जगह कितना लिख दिए R, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इतना आप जो है हो गया होगा ना आपका। अच्छा,
अब इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिक लगाते हैं, देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करते हो आप लोग न्यूमेरिकल। अरे इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिए हो आप लोग, ठीक ना। तो